Good morning, students. I am Bhupendra Baragi and I welcome you to my YouTube channel, Learn English with Bhupen Sir. Today we will discuss the second chapter, second lesson of your Bihai book, and this lesson is divided into two parts. The first part is the sound of music. So before discussing, I request you, if you like the video, press the like button and subscribe to my channel. Let's start the lesson. The sound of music. ये जो लेसन है ये कैसी लड़की का है जो कि बहरी हो गई है, जिसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक सीखती है, म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाती है और म्यूज़िक में अपना नाम कमाती है. तो ये बहुत ही अच्छी है और इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा. सो स्टार्ट करते हैं. द साउंड ऑफ म्यूज़िक. एवलिन ग्लिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. यहाँ पे क्या कहा गया है? उस लड़की का नाम क्या है? एवलिन ग्लिन. वो क्या करती हैं? वो साउंड को सुने बिना ही उसको महसूस कर लेती है, उसको समझ लेती हैं. सो बिफोर यू रीड में हम आगे आते हैं और स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग मैंने दिए हुए हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन किया है, उसके सामने ब्रैकेट में वर्ड मीनिंग लिख दिए गए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसकी जैसी ज़रूरत है. सो पहला बिफोर यू रीड में क्या लिखा है? ये डायलॉग है. डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी होता है तो डायलॉग्स होते हैं, तो ये डायलॉग है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. क्या कहा गया कि भगवान ने शायद उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, पर उन्होंने उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब रिमार्केबल, असामान्य, जो सबके पास नहीं होता. सामान्य होता है मतलब सबके पास होता है. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. क्या कहा कि जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, वो शायद इतना ज़्यादा महसूस करती है जितना हम लोग महसूस नहीं कर सकते, इतना डीपली, गहराई से. That is why she expresses music so beautifully. इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है. ये किसी ने कहा है. ये किसने कहा है हमें आगे जाके पता चलेगा. सेकेंड पोर्शन में देखते हैं तो क्या लिखा है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. वो कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ऐसे पर्सन की है जो फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ा है, उनके पास किसी तरह की वो हैंडीकैप थी, तो उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी बनाई है. तो इसको पढ़िए, ऐसा कहा गया है. ये जो पूरी स्टोरी है ये 10 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में सीन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब एक एक चीज़ वहाँ पे मेंशन है, आप ध्यान से सुनिए. वर्ड मीनिंग जो है वो लिखे हुए हैं. पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. तो रश आर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. क्या कहा है? रश आर मतलब व्यस्त समय, जब कोई ऐसा टाइम जो बिजी होता है, सुबह शाम का आपने देखा होगा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है. क्राउड्स मतलब पीपल, लोग, भीड़. जोस्टल मतलब धक्का मुक्की करना, इधर उधर किसी. कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जब आती है तो लोग धक्का मुक्की करते हैं उस ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए. तो वैसे ही कह रहे हैं रश आर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. कि जो रश आर क्राउड है मतलब व्यस्त समय जब चल रहा है वहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो अपना अपना जगह पाने के लिए, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी जगह बनाने के लिए वो धक्का मुक्की कर रहे हैं. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब क्या कहा गया? अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब स्लिम, दुबली पतली. एक दुबली पतली सी लड़की है. लुकिंग यंगर देन हर 17 years मतलब वो ऐसा लग रहा है कि 17 साल की भी नहीं है. वॉज नर्वस, वो कैसी लग रही? थोड़ी नर्वस लग रही है, आफ्रेड है, परेशान है. येट एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटेड भी, उत्तेजित भी है. मतलब उनकी मिली जुली देखा जाए तो उनका जो एक्सप्रेशन है, उनका जो व्यवहार है या उनकी जो फीलिंग्स है वो मिली जुली है. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो उस जो ट्रेन आ रही है उनकी तरफ बढ़ रही है उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. क्या कहा गया है कि it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. क्योंकि ये उनका पहला दिन था. प्रेस्टिजियस यानी फेमस, नामी, काफ़ी नामी जो चीज़ है, प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उनका पहला दिन था. और डाउंटिंग मतलब क्या होता है? फ्राइटनिंग मतलब डरावना, डर लगता है. आप जब किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और आपका पहला दिन है, आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. और
ऐसा डरावना था इनफ फॉर एनी यंग टीनेजर, मतलब कोई भी युवा उससे डर सकता था। और ख़ास करके कौन सा युवा? फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉटलैंड से आया हुआ। आपको जैसे पता है कि ब्रिटेन जो है वो 3 देशों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और इंग्लैंड, इस तरह से। सो यहाँ पे जो स्कॉटिश फार्म जो है वो स्कॉटलैंड से आई हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, क्या कहा उन्होंने कि वो हालांकि घबराई हुई सी लग रही है लेकिन एक्साइटेड भी है, लेकिन ये जो है ऐसा चेहरा जो उनका लग रहा है, इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको इच्छा है, बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया कि जो लड़की हैं, एवलिन हैं, वो रश आर क्राउड के बीच में हैं, वो महसूस कर सकती है ट्रेन के वाइब्रेशन को, और वाइब्रेशन को महसूस करती है। उसके बाद वो इनका पहला दिन है तो वो थोड़ी घबराई हुई भी हैं, लेकिन कोई भी घबरा सकता है जो स्कॉटिश फार्म से आएगा, ऐसा कहा गया। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. क्या कह रहे हैं कि एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब जो एवलिन है उसकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हुई थी। ग्रेजुअल मतलब स्टडी, स्लोली, धीरे धीरे। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. ये कह रहे हैं कि उनकी माँ ने जब को याद है कि उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ ना कुछ तो गलत है मेरी बेटी के साथ, जब वो 8 साल की थी, जब वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। फिर क्या हुआ था? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने नाम पुकारा एवलिन का, लेकिन एवलिन वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं करी। आई सडनली realized she hadn't heard, से इसाबेल ग्लिनी. इसाबेल ग्लिनी कौन है? इसाबेल ग्लिनी जो है वो एवलिन ग्लिनी की माँ है। वो ये कह रही हैं कि जब पियानो बजाने के लिए वो वेट कर रही थी तो उनको आवाज़ लगाई गई, एवलिन को आवाज़ लगाई गई उन लोगों के द्वारा, पर उन्होंने ना तो सुना ना वहाँ से मूव हुई। तब उनको रियलाइज़ हुआ, सडनली यानी क्विकली, अचानक से उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि शायद उसने नहीं सुना। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक, क्वाइट अ वाइल मतलब कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक नहीं, कुछ समय तक एवलिन ने मैनेज कर लिया था, एवलिन ने संभाल लिया था कि वो अपना ये सीक्रेट है, कंसील मतलब कीप सीक्रेट, गुप्त रखना किसी चीज़ को, हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब वो जो जिस तरह से उसकी सुनने की क्षमता कम होती जा रही थी तो उसने कुछ समय तक तो मैनेज कर लिया था कि उसके दोस्तों को और उनके टीचर्स को पता ना चले। But by the time she was 11, her marks had deteriorated. क्या कहा गया है कि जैसे वो 11 साल की हुई, उनके जो मार्क्स है वो डिटोरिएटेड हो गए, यानी कि कम होने लग गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. अब क्या होता है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्लास में बैठती है, मान लो टीचर कुछ बोलते हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो सुनाई नहीं दे रहा है तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे करेंगी। इस वजह से उनके जो नंबर्स थे वो कम होते जा रहे थे, और इसलिए उनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, हेड मिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल या हेड मास्टर के जो फीमेल वर्जन होता है उनको हेड मिस्ट्रेस कर सकते हैं हम, उन्होंने उनसे उम्मीद जताई, उनके पेरेंट्स से कहा, स्ट्रांगली डिज़ायर किया कि आप इनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली impaired as a result of gradual nerve damage. जब वो स्पेशलिस्ट के पास ले गए तो उन्होंने देखा, इट वॉज देन डिस्कवर्ड मतलब वहाँ पे पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली मतलब सेपरेटली, क्रमशः, किसी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कोई चीज़ होती है उसको क्रमशः कहते हैं, ठीक है। इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उनका जो नर्व सिस्टम था उसमें कुछ डैमेज हुआ था, इसकी वजह से उनके जो सुनने की क्षमता है वो भी ख़त्म हो गई थी। जैसे हमने कई बार देखा है, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं या हम कई बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसके सिर में चोट लगती है तो उसके बाद कई बार उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, कई बार सुनने की क्षमता चली जाती है, क्योंकि ये नर्व से पूरा कनेक्टेड होता है, जितने भी सेंसर्स हैं वो नर्व से काम करते हैं। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn.
जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने एडवाइस किया, उन्होंने ये बताया कि क्यों ना हम ये जो लड़की है एवलिन है, इसको हियरिंग एड जो कान में लगाने की मशीन होती है, जिनको सुनाई कम देता है या नहीं सुनाई देता उनके लिए कान में लगाने की एक मशीन होती है, वो लगा करके स्कूल में भेज दिया जाए, जो डीफ बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ पर भेज दिया जाए। एवलिन अपनी एक्सप्रेस कर रही, बता रही कि उनको कैसा लगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन ये कह रही कि जब ऐसा कहा गया तो मुझे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गया। बट थर्ड सेंजा पे आते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी, वो दृढ़ निश्चय था उनका, और वो एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी और परस्यू करना चाहती थी उनका इंटरेस्ट जो म्यूज़िक में था, मतलब वो अपना इंटरेस्ट जो है वो पूरा करना चाहती थी, पीछे पड़े रहना चाहती थी उसके। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन क्या होता है, नीचे जो इमेज दे रखी है इस तरह का एक वुडन सरफेस होता है जिसको ये जो स्टिक्स है इनसे बजाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि एक जो लड़की है वो जाइलोफोन बजा रही है, और उन्होंने डिसाइड किया, एवलिन ने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट पर्सनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अधिकतर टीचर्स जो थे वहाँ पे उन्होंने इसको डिस्करेज किया, डिप्रेस यानी हतोत्साहित किया। बट पर्सनिस्ट मतलब कि जो ताल वादक हैं, जो भी बजाते हैं किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट को, वो उनका नाम था रोन फ्रॉप्स। तो वहाँ पे जो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले पर्सनिस्ट थे रोन फ्रॉप्स, उन्होंने उसके टैलेंट को, उसकी एबिलिटी को, उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, यानी कि ढूंढ लिया, उनको पता लग गया कि नहीं ये बिल्कुल ये कर सकती है। और उन्होंने क्या किया फिर, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। फिर उन्होंने क्या करा, शुरुआत करी 2 बड़े ड्रम्स को बजाने की। ट्यूनिंग मतलब प्लेइंग, ठीक है। 2 लार्ज ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पे बजाने के लिए। नोट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा म्यूज़िक में स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये स्वर हैं, ये नोट्स कहलाते हैं। कौन सा ऊपर जाता है कौन सा नीचे जाता है, तो अलग अलग नोट्स पे वो बजाना उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने क्या कहा, ये कौन बजा रहे हैं, रोन फॉक्स। और उन्होंने एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। अब एवलिन अपनी कहानी बता रही, तो वो कह रही कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि नहीं, तुम इन्हें अपने कानों से मत सुनो, इन्हें किसी और तरह से महसूस करो, अदर सेंस से। वो सेंसेस कई तरह के हैं, राइट। हम फील करते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि आप इसे महसूस करो। अब एवलिन कह रही है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवलिन कह रही है कि सडनली, अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जो बड़ा ड्रम है हायर वाला, उसको मैं कमर से ऊपर तक महसूस कर सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो छोटा ड्रम था नीचे और जिसका नोट आ रहा था, उसको मैं कमर से नीचे महसूस कर सकती थी, मतलब वो वाइब्रेशन को महसूस कर रही है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स कौन है, आपने नाम पढ़ा था, रोन फोर्ब्स, राइट। तो फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज फिर से करी, बार बार ये काम करते गए, बार बार उन्होंने ड्रम बजाया, और जल्द ही एवलिन को ये पता चल गया, एवलिन ने डिस्कवर कर लिया कि हाँ, वो म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स को सेंस कर सकती है, अलग अलग नोट्स को महसूस कर सकती है अपनी बॉडी में। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। एवलिन यहाँ कहती है कि मैं सीख गई थी कि अपने दिमाग को और अपने शरीर को, अपनी बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन को महसूस करा सकूँ मैं। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये कह रहे हैं कि बाकी जो भी कुछ था वो पूरा डिटर्मिनेशन था, डिसीजन था, एंड हार्ड वर्क था, जिसकी वजह से उन्होंने सक्सेस हासिल की है। ये देखिए, आप इमेज देख पा रहे हैं, जाइलोफोन इस तरह का होता है। बच्चों के भी इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे, जैसे प्लास्टिक के भी आते हैं, तो इसी को जाइलोफोन कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, 4th में। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 she had decided to make music her life। अब कहने कि वहाँ से उन्होंने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने एक बार सीखना चालू किया तो वहाँ से वो सीखती गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा।
उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? बैंड होता है जिसमें अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनके साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब तक ये 16 साल की हुई, इन्होंने म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाने के लिए सोच लिया, अपना करियर बनाने के लिए सोच लिया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. उन्होंने क्या किया? अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन जानते हैं आप लोग, जैसे आजकल रियलिटी शो में सारी चीज़ों का ऑडिशन होते हैं, तो वैसे उन्होंने ऑडिशन दिया, टेस्ट दिया अपना रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, यानी अभी तक उतने मार्क्स लेके कोई भी नहीं आया था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। धीरे धीरे क्या हुआ, वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस करती थी। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, आपको सबके साथ करना होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अकेले परफॉर्म करने लग गई, सोलो परफॉर्म करने लग गई। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब वो जो उन्होंने म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन की थी, वो 3 साल का कोर्स था, तो 3 साल के कोर्स के एंड होते होते तक उन्होंने लगभग सारे जो टॉप अवार्ड्स थे वो अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये जितना सब कुछ उन्होंने हासिल किया उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद उन्होंने म्यूज़िक में इतना नाम कमाया, इतने सारे अवार्ड हासिल किए, उसके पीछे वो किसी हीरोइक यानी लेजेंडरी अचीवमेंट को नहीं मानती है। वो कहती हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उनका ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी-पर्कनिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप अगर आपको पता है, आप मेहनत करते हो और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बिल्कुल पहुँच जाओगे। तो ये कह रहे हैं, जो राइटर वो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल उन्होंने भी ऐसे ही किया। एवलिन ने वाकई वहाँ तक पहुँची, जो कि शी गॉट राइट टू द टॉप, हमें टॉप तक पहुँची। और कहाँ तक पहुँची? द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर, मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा फेमस मल्टी पर्शनिस्ट, मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे, पर्शनिस्ट मतलब जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाली, विद द मास्टरी ऑफ सब 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको मास्टरी है, किसी भी तरह के हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि हम जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स को देखते हैं, कोई ढोलक बजाता है तो ढोलक में एक्सपर्ट होता है, कोई अगर पियानो बजाता है तो पियानो में एक्सपर्ट होता है। हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने कह रहे कि हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपर्ट है। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका शेड्यूल कैसा है? बिजी है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आती हैं, उनको टूर करने होते हैं, जगह जगह जाने होते हैं, तो वो वाकई टॉप पे पहुँच गई हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में। इट इज़ इंट्रूगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब ये कह रहे हैं कि जब हम जाते हैं एवलिन को सुनने देखने जाते हैं, तो बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एवलिन जो काम करती है, फंक्शन मतलब काम करना, ये जो प्ले करती है म्यूज़िक को, वो ऐसा लगता है कि उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। बिना सुने जब वो करती हैं, फिर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। जैसे कई बार होता है कि हम म्यूज़िक को सुनते हैं, फिर हमें गड़बड़ होती है, फिर हम उसको सुधार करते हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं होता। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। उन्होंने ये भी कहा, राइटर कहते हैं कि हमने जब 2 घंटे डिस्कस किया, 2 घंटे हमने बातचीत की, तो उन्होंने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो उसने मिस किया हो एवलिन ने, क्योंकि एवलिन सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने सारे वर्ड्स को समझ लिया। मैन विथ bushy beard gives me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. अब वो क्या कह रही हैं कि मैन विथ bushy beard, bushy मतलब झाड़ीदार, बुशेस होते हैं वैसे, तो झाड़ीदार जिनकी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी जो दाढ़ी होती है, वो मुझे डराते हैं। वो ऐसा एवलिन ऐसा कह रही हैं, क्योंकि वो उनके लिप्स देख के समझती हैं कि क्या कह रहे हैं, और ऐसी जो दाढ़ी होती है उसमें लिप्स सही से नहीं दिखते हैं। आगे कह रहे हैं, हंसते हुए कहती है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। वह कह रहे हैं कि केवल लिप्स देख के काम नहीं चलता है, पूरा चेहरा देखना होता है और आंखों में देखना होता है, जब जाके बात समझ में आती है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता अभी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। क्या कह रहे हैं कि वो करेक्टली सब कुछ सही सही बोलती थी, बिना गलती के बोलती थी, विथ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट मतलब स्कॉटिश रिदम में, स्कॉटलैंड के लोग जैसे बोलते हैं वैसे टोन में। आगे क्या बताते हैं वो, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो ये कह रहे हैं कि मैं क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं सुन भी सकती थी तब तक मैं 11 साल की हुई थी तब तक। शी सेज, उन्होंने ऐसा कहा,
कि मेरी जो स्पीच है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी पहले, अब नहीं सुन पाती, वो बात अलग है. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज. लेकिन जो राइटर है हमारे, उनको ये समझ में नहीं आया कि वो तो ठीक है, चलो वो बोल पाती है, अच्छी बात है, लेकिन जब उन्हें सुनना बंद हो गया था उसके बाद उन्होंने ये दो भाषाएं फ्रेंच में और जैपनीज में मास्टरी कैसे हासिल कर ली. सेवन्थ पैराग्राफ पे आते हैं. As for music, she explains, it pours it through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. अब क्या कह रही हैं कि म्यूज़िक के लिए वो कहती हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. पोर्स मतलब भर जाना, मेरी पूरी बॉडी के अंदर मैं महसूस करती हूँ उसको, वो ये कह रही हैं. इट टिंगल्स मतलब प्रिकल, झुंझुनी महसूस होना. जैसे हम किसी चीज़ के वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, कई बार हम बैठे रहते हैं, पैरों में झुंझुनी चढ़ जाती है, वैसे इन द स्किन में वो महसूस होती है. माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे गालों की हड्डियों में, चिक बोन्स में भी महसूस होती है और मेरे बालों तक में मैं उस म्यूज़िक को महसूस करती हूँ, ऐसा एवलिन कह रही हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो ये कहती हैं कि जब वो xylophone बजाती हैं तो xylophone बजाते टाइम पे जो स्टिक्स है उनके थ्रू साउंड उनकी फिंगर टिप्स में यानी उंगलियों की पोरों तक महसूस कर सकती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और वो जब झुक के ड्रम्स बजाती हैं तो ड्रम की तरफ झुकने की वजह से जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है, रेजोनेंस मतलब कंपन, जो वाइब्रेशन जो होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो उनको महसूस होती है कि उनकी बॉडी में कहीं जा रही है, फ्लो हो रही है, बह रही है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, उस पर वो अपने शूज़ निकाल करके म्यूज़िक प्ले करती है ताकि वो लकड़ी के वाइब्रेशन से जो साउंड है वो उनके पैरों से होते हुए उनके शरीर में पहुँचे. मतलब वो पूरी तरह से म्यूज़िक को केवल महसूस करती हैं, सुन नहीं पाती हैं, फिर भी वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है. 8th स्टेंजा पे आते हैं, 8th पैराग्राफ पे. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. वो कह रहे हैं कि कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है. एवलिन जो है वो सभी को आनंदित कर देती है, उनके ऑडियंस को, जो भी उनको सुनने जाते हैं उनको बड़ी खुशी महसूस होती है. और 1991 में उनको एक अवार्ड मिला था, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड मिला था. ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये हर किसी को नहीं मिल पाता. सेज मास्टर पर्शनिस्ट जेम्स ब्लेड. अब ये जो ऊपर हमने लाइन पढ़ी थी, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग वाली, वो किसने कही थी? जेम्स ब्लेड्स ने. क्या कहा था उन्होंने? God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. What we hear, she feels for more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. तो जैसा कि अभी तक हमने लेसन में पढ़ा, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या कहा था उन्होंने. गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने चाहे उनकी सुनने की क्षमता या शक्ति ले ली हो, लेकिन उनको कुछ ऐसा दिया है, असामान्य से चीज़ दी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दी है. वो क्या है कि जो हम सुनते हैं वो सुन नहीं पाते, लेकिन उसे महसूस करती है, और इतना महसूस करती है कि जितना गहराई से हम भी महसूस नहीं कर सकते हैं. इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती है. 9th पैराग्राफ पे आते हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक. एवलिन जो है वो एडमिट करती है, मानती है कि हाँ वो कुछ ऐसी है जो वर्कहोलिक होते हैं. वर्कहोलिक मतलब जो काम में डूबे रहने वाले होते हैं. ठीक है. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. क्या कह रही हो कि हाँ मैं बिल्कुल काम में लगी रहती हूँ, जैसे अधिकतर जैसे कि क्लासिकल म्यूजिशियन लगे रहते हैं, वैसे मैं भी लगी रहती हूँ, लेकिन जो ये रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़ी बात है, वो मिलना बहुत बड़ी बात है. इनॉर्मस यानी ह्यूज, विशाल. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. अब ये कह रहे हैं राइटर कि एवलिन जो है जो कॉन्सर्ट्स करती हैं, रेगुलर कॉन्सर्ट करती हैं, उनके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट भी करती हैं. शो जो हैं वो फ्री में भी करती हैं. किसके लिए? प्रिजन्स के लिए एंड हॉस्पिटल्स के लिए. प्रिजन मतलब जेल, कैद खाने में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. और वो अपनी
जितने भी काम हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उनको भी देती है कि यंग म्यूजिशियन को सिखाने में। एंड रिकलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। अब एंड रिकलिन कौन है? बीथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन का जो चैरिटी क्लब है उसके हैं। वो क्या कहते हैं? शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अभी कह रहे हैं कि जो इवलिन है वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मतलब जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। किन के लिए? फॉर डीफ चिल्ड्रन, क्योंकि वो डीफ चिल्ड्रन का एक चैरिटी चलाते हैं, तो वहाँ के वो मेंबर हैं। तो वे कह रहे हैं कि इवलिन जो है वो एक इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए, और उसको इवलिन को देखने के बाद जो डीफ चिल्ड्रन है वो सोचते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। अब ये कहा गया लास्ट पैराग्राफ में कि एवलिन जो है वो पूरी तरह से स्किल्ड हो चुकी है, इतनी स्किल्ड हो चुकी है कि उसकी एज के डबल के जो लोग हैं उनके अधिकतर लोगों के बराबर जो है वो या उनसे ज़्यादा वो निपुण हो चुकी है किसी चीज़ इन म्यूज़िक में, इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आपको पता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे सालों की मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, तब जाके हम निपुण होते हैं किसी चीज़ में। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। उनकी वजह से क्या हुआ? ये जो वाद्य यंत्र है वो सामने की तरफ आ गए ऑर्केस्ट्रा में। पहले ऑर्केस्ट्रा में शायद सिंगिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ऑर्केस्ट्रा की जो वाद्य यंत्र थे वो पीछे रहते थे। देखने में कहा कि इनकी वजह से वो आगे की तरफ आ गए और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि हाँ ये भी मूव होते हैं, इनमें भी फीलिंग, इनमें भी जो म्यूज़िक है इनको भी हम महसूस कर सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अभी कह रहे हैं कि वो इंस्पिरेशन देती हैं, एवलिन जो इंस्पिरेशन देती हैं उन लोगों को जो कि हैंडीकैप्ड हैं। वो लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और केवल इतना ही नहीं है, उन्होंने बहुत सारे को, मिलियंस ऑफ लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी है, प्लेजर दिया है। सो हियर एंड्स दी लेसन। क्या है लेसन में, एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक में एक लड़की की कहानी है जो कि लगभग 17 साल की होने वाली है। शुरुआत हम देख रहे हैं, उनको एडमिशन मिला है उनका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में लंदन में। तो इसके ऊपर कहानी है। बताया गया है कि उनकी हियरिंग ख़त्म हो गई थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनको सुनना ख़त्म हो गया था, सुनाई नहीं देता था। उसके बावजूद उन्होंने म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक में अपना नाम कमाया। आज वो इंटरनेशनल लेवल के शोज़ करती थी, ठीक है। और उनने बहुत सारे ऐसे अवार्ड अपने नाम किए जो कि उनकी एज के डबल वाले लोग भी नहीं कर पाए। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म होती है। इंस्पिरेशन स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास, आपके अंदर कोई कमी है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी कमी आपके सपने पूरे होने से रोक सके। आपके सपने आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, अगर आप डिटरमाइंड हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लेसन अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी।